गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12th क्लास का जैसा कि मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हम लास्ट लेक्चर करेंगे। उसके बाद में आप मेरे को बताओ कि कमेंट करके बताओ कि कौन सा लेक्चर या कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ताकि मेरे को पता चल सके और आप जिसमें इंटरेस्टेड हो जो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी किस प्रकार गेन करते हैं, स्टेबिलिटी किस प्रकार होती है इनकी, और किस प्रकार इनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो वेरी करता है, और कौन से रिलेशन में किस प्रकार इनके बीच में रिलेशन होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बच्चों। इसके बाद में एक टॉपिक और है, बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल CO, कार्बोनिल्स कंपाउंड्स। बच्चों ये शुरू होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। बच्चों क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर उनकी स्टेबिलिटी किस प्रकार वेरी करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। भाई सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई मेटल डाल दी बच्चों, उसके अंदर लाइगेंड्स होंगे, वाटर के हो सकते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन में डालेंगे तो NH3 के हो सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम क्या डालेंगे, मेटल, फ्री मेटल को डालते हैं तो वो क्या करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। अगर वाटर होगा तो वाटर क्या करेगा बच्चों, वाटर एज ए लिगेंड वर्क करेगा और वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और वो अगर चाहती है कि मैं स्क्वायर प्लेनर बनाऊं तो स्क्वायर प्लेनर बना लेगी। अगर वो चाहती है कि मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाऊं तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लेगी। तो लेट अस स्टार्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रेफर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज इन्वॉल्व द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अब क्या कहना चाहता है बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर जब मेटल डालते हैं तो क्या होगा, लाइगेंड उसके ऊपर चिपकेगा। चिपकना मतलब कोई दो चीजों का जुड़ना बच्चों एसोसिएशन बोलते हैं। अगर कोई दो चीजें टूटती है, मतलब एक चीज, सॉरी दो चीजें नहीं, एक चीज दो भागों में टूटती है तो बच्चों उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। अंडरस्टैंड? क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बच्चों क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर दो स्पीशीज के बीच में कितना एसोसिएशन होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं एग्जांपल से। अगर बच्चों इस प्रकार की हमारे पास रिएक्शन हो, क्या हो, इस प्रकार की हमारे पास रिएक्शन हो तो बच्चों इसके ऊपर कांस्टेंट K आएगा कोई ना कोई, और इक्विलिब्रियम पे है मतलब आगे भी जा रही है रिएक्शन, वापस भी जा रही है। अगर बच्चों ये कहता है कि K इज ग्रेटर, बच्चों K जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। इसका मतलब है कि जो मेटल है, मेटल के साथ 4 लाइगेंड्स लगे हुए हैं, ये ज्यादा इस मेटल के साथ ज्यादा जुड़कर M मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेंगे। मतलब इसका मतलब यही है, ये यही कहना चाहता है कि कॉम्प्लेक्स से बनना पसंद करेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा तो बच्चों ये सॉल्यूशन के अंदर हमें ये ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड है। मतलब अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो हमें ज्यादा क्या मिलेगा, ML4, M और 4 लिगेंड उसके साथ अटैच मिलेंगे। देखो इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं उसके पास क्या होते हैं, खाली d ऑर्बिटल होते हैं। जब वो किसी भी सॉल्यूशन में जाएंगी या फिर किसी भी लाइगेंड के इंटरेक्शन में आएंगी, आसपास उसको लाइगेंड मिलता है तो वो बॉन्ड बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। भाई आपने देखा होगा कि बच्चों क्या होता है, क्रोमियम +3 होता है। +3 का मतलब +3 चार्ज है इसके ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाहती है। तो न्यूट्रल कब बनेगी, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स किसके सहारे मिलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन लाइगेंड्स देते हैं, लाइगेंड्स। अंडरस्टैंड? जितनी ज्यादा K की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ये ML4 या मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा जाएगी। तो बच्चों ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं एक स्टेप में कि ये जो ML4 की रिएक्शन है, जो मैंने लिखा है M+4L, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन ML4, कैसे प्रोसीड होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। जब बच्चों मेटल अकेली प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये कि मेटल प्रेजेंट है, उसके पास अब एक ही लाइगेंड आया है, एक ही लाइगेंड लेके चलो, तो इसके पास एक लाइगेंड आया है और इस कांस्टेंट को बच्चों मैं K1 मान लेता हूं, और क्या बनेगा, ये Ml बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बच्चों K1 की वैल्यू आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, Ml अपॉन में M
और एल। ये ब्रैकेट्स रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है कि ये कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। जब बच्चों में ml मिल गया तो ml अब क्या करेगा, ml के पास एक और एल आ सकता है, तो बच्चों इसके लिए हम कांस्टेंट K2 मान लेते हैं और इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो बच्चों ये ml एक तो पहले ही था, एक दूसरा आ गया, तो ml2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ml2, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसके लिए K2 हमने मान लिया, क्या होगा अब की बार, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्या होगा ml2 अपॉन ml और l। देख लो आप इस तरीके से इसके कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। बच्चों अब हमारे पास क्या है, ml2 है, प्लस में एक लाइगेंड और आएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ml3 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों, दो पहले एक तीसरा और आ गया, तो ml3 बन गया। तो बच्चों इसके लिए K3 भी निकालेंगे हम। K3 क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वेरी इजी सा टॉपिक है, वो बहुत इजी सा टॉपिक है, आ भी जाता है पेपर में 2 नंबर का 3 नंबर का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो मैं समझा रहा हूं। तो बच्चों मान के चलते हैं कि हमारे पास टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो उसमें कितने लाइगेंड्स होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर बच्चों हमारे पास ml3 मिल गया, अब ml3 को एक लाइगेंड और मिल जाए तो K4 कांस्टेंट हो जाएगा और ml4 हमें रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए, तो कितने 4 लिगेंड चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी, हेड्रल होगी, तो कितने लिगेंड चाहिए, 4 लिगेंड चाहिए बच्चों। तो ये K4 है बच्चों, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ml4 अपॉन ml3 और लिगेंड है। इस बात को मतलब ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी बच्चों, ये रिएक्शन इस प्रकार प्रोसीड करेगी, मेटल के पास पहले एक लिगेंड आएगा, फिर अगला दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और इस प्रकार ये क्या करेगी, इस प्रकार ये क्या करेगी बच्चों, इस प्रकार ये यहां पर ml4 का फॉर्मेशन करेगी। समझ गए इस बात को। अब देखो बच्चों, अगर यहां पर लिखता हूं मैं m के पास चारों लिगेंड साथ आ जाए, यहां पे बीटा इसका क्या लिख लेता हूं मैं बच्चों, बीटा मैंने क्या लिखा है यहां पर, कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रखा है मैंने। तो अब क्या बनेगा, ml4 मिलेगा, डायरेक्ट ml4 मिलेगा। अगर चारों के चारों एक साथ इसको मिल गए, मेटल को चारों के चारों लिगेंड एक साथ मिल गए, तो ml4 डायरेक्ट बना लेगा। तो इसके लिए हम बीटा की वैल्यू लिखूं बच्चों, मैं बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, वही सेम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सॉरी ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक पावर ऊपर जाती है बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये बात समझे कि नहीं समझे आप। अब इन K1, K2, K3 और K4 और बीटा में रिलेशन होता है बच्चों, पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है कि स्टेप वाइज, एक बात देखो ये क्या है, स्टेप वाइज कांस्टेंट है भाई, पहले एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर तीसरा स्टेप हुआ, फिर चौथा स्टेप हुआ, परंतु ये क्या है, आवर ऑल कांस्टेंट, मतलब पूरा पूरा एक रिएक्शन है वो एक साथ हो रही है, दिस इज आवर ऑल, क्या, आवर ऑल रिएक्शन कांस्टेंट। देख रहे हो आपको पता चल रहा है कि एक स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप हुआ, 4 स्टेप है, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, स्टेप्स में हो रही है, स्टेप पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, परंतु यहाँ पर आप देखोगे तो बच्चों ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो ओवरऑल यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा को बोल सकते हैं। तो बच्चों इस बीटा और स्टेप वाइज कांस्टेंट होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू K1 गुना में K2 गुना में K3 गुना में K4। ये समझ गए बच्चों कैसे होता है, और मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है। अगर ये क्या बोला बच्चों ने, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, फिर स्टेबिलिटी के बारे में जो दिखा दिया हमने, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किस प्रकार होती है। अब बात करते हैं बच्चों अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब इनका टूटना। अभी हमने यहाँ पे जो एसोसिएशन की बात की थी, यहाँ पे जुड़ रहे हैं बच्चों। इनस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, रिवर्स, बिल्कुल इसका रिवर्स, या फिर बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बच्चों ओवरऑल, तो इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन बीटा, इट्स ए इनवर्स ऑफ ए स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या करना है बच्चों हमें, कि अगला टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है,
आपने बॉन्डिंग को यहाँ से गौर से देखेंगे कि बॉन्डिंग किस प्रकार होती है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग भी होती है और पाई बॉन्डिंग भी होती है। वो पाई बॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल करता है, सिग्मा कौन सा ऑर्बिटल करता है, इस चीज को बच्चों हमें नोट करना है किस प्रकार ये बॉन्डिंग होती है, ताकि आप इसको समझ सको। तो बच्चों क्या है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। क्या होगा बच्चों, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि ये CO होता है, लाइगेंड्स बताया था ना बच्चों। इसका नाम मैंने बताया था आपको कि एक कार्बोनाइल होता है। इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल। इट्स ए न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कि इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और मैंने शायद आपको एक एग्जांपल भी कराया था NiCO4। तो मेटल की कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग है कि नहीं इसमें। और बच्चों इसमें निकल की इंटरेस्टिंग बात यह है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, 0 है। तो बच्चों ये कार्बोनिल होते हैं ना, ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, परंतु इनकी ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट 0 होती है या बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाए कि कार्बोनिल जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो कितनी होती है और कैसे होती है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि कार्बोनिल की ऑलमोस्ट सब केस में तो 0 होती है, परंतु कभी होती भी है तो वो बहुत कम होती है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताता हूं कार्बोनिल। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था क्या होती है, CO 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 CO। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसी प्रकार बच्चों FeCO5 भी एग्जिस्ट करता है। आयरन के साथ 5 कार्बोनिल के ऑर्बिटल भी इस प्रकार बॉन्डिंग करते हैं। अरे कर क्यों नहीं सकते बच्चों, मैंने बताया था ना FeH2O6 ये ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, उसी प्रकार ये कार्बोनिल भी एक लाइगेंड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो मेटल के पास अगर डी ऑर्बिटल खाली है तो कहीं ना कहीं, वैसे देखें तो इसमें डी ऑर्बिटल खाली नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। डी ऑर्बिटल खाली कौन सा है, जो आगे प्रेजेंट है और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका साइज D6 होता है आयरन का, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो और आ सकते हैं, मानते इस बात को। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इसके पास, क्योंकि इनकी कार्बोनिल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्डिंग करता है। कि इनकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। तो इसके पास फिर भी खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2 ऑर्बिटल खाली प्रेजेंट है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन की जगह बाकी है। या फिर देखिए अगर पूरा फुलफिल हो फिर भी कार्बोनिल बॉन्डिंग करता है, तो आउटर जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर देता है। तो अब देखो इसकी ज्योमेट्री की बात करूं बच्चों, आपने पढ़ा होगा TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसी कई ज्योमेट्री है जो अब ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, CrCO6। तो 6 लाइगेंड हो तो बच्चों आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो इसकी हम बेसिक बातें थी बच्चों। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये कंपाउंड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। बस इतना ही सीखना है हमें, सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार बनाते हैं, कौन सा ऑर्बिटल बनाता है और कौन बनाता है, और पाई ऑर्बिटल किस प्रकार बनता है और कौन बनाता है। पहले बच्चों हम देखते हैं कि मेटल साइज, मेटल के पास, ठीक है बच्चों, मेटल क्या है, मेटल की बात करूं तो बच्चों मेटल पर वैकेंट और डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है ये, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब लाइगेंड की बात करूं, CO, लाइगेंड कौन सा है बच्चों, यहां पर लाइगेंड है CO, ठीक है, CO। तो बच्चों इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं, आप देखो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बच्चों ये क्या करेगा, इसके पास ये ऑर्बिटल है, तो ये ट्रिपल बॉन्डेड है बच्चों। तो अब होता क्या है बच्चों, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। पहली कंडीशन, जब कंडीशन नहीं, पहली प्रोसेस कि जो ये कार्बोनिल लाइगेंड है तो अपने इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में क्या कर देता है बच्चों, खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। और किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर आप पेपर में ऐसी की ऐसी बनाओगे, ठीक है बच्चों। ये देखो क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्बिटल एक ही हो गया इनका, इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो इसको इंटरमिक्स ऐसे कर दो, बेशक चाहे आप कि थोड़ा सा बढ़ाओ
और ऐसे इंटरमिक्स करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो, या फिर ऐसा करके बीच में कॉमन में बीच में इलेक्ट्रॉन दिखा दो। तो किस प्रकार बॉन्डिंग हुई बच्चों, किस प्रकार बॉन्डिंग हुई यहाँ पर, सिग्मा बॉन्डिंग हुई। किसने दिया, CO ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने दिया, CO ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। तो पहले कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा का मतलब बच्चों होता है कि सिंगल बॉन्ड बनना, ट्रिपल गलती किया तो सिंगल बॉन्ड बनना इज ए सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होता है बच्चों, मेटल को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और मेटल तो पहले ही मेटल के पास तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद नहीं थी, या बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं था। तो ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। क्यों देता कैसे रहेगा, क्यों, अगर क्या पता हमारे पास इसके पास 6 लाइगेंड है, 10 लाइगेंड भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। भाई जैसे जैसे बड़ा होता है 20 तो पॉसिबल नहीं होता, बोलने में आ जाता है 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल बताया। तो 6 मतलब क्या हुआ, अगर 6 मान के चलो तो 6 CO इस मेटल को 6 बार, तो यहां पर भी लगा होगा, 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 तो इस ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। तो अब मेटल को बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिल गए कि नहीं मिल गए, और मेटल के पास पहले भी खुद के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो मेटल अब क्या करेगी, सोचेगी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो मेटल वापस CO को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, वो मेटल वापस CO को इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देती है। किस प्रकार की प्रोसेस से शुरू करती है कि जो मेटल का d ऑर्बिटल है बच्चों, जो मेटल का d ऑर्बिटल इसी तरह होता है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से होता है, और ये CO होता है बच्चों, इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। इस प्रकार पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, आपने MOT में पढ़ा हुआ, शायद केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के MOT में पढ़ा होगा, पाई बॉन्डिंग होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। ऐसे आपने करके दिखाया था ना, एनर्जी फिल करके, ये पाई स्टार है, ये पाई सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, ऐसे करके दिखाया था ना। तो स्टार वाले बच्चों क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है बच्चों, मेटल है ये, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये इसमें इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन करेगा। क्यों किया बच्चों, क्यों, कारण इसका ये है कि मेटल के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, और लाइगेंड कितने होते हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए मेटल को, और मेटल के पास कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं। तो क्या करेगा, मेटल के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेटल वापस इनको पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, और इनको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। तो दो तरफ से दे रहा है, यहां से और यहां से, तो बच्चों पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तभी तो मैंने बोला था कि मेटल कार्बोनिल पाई और सिग्मा दोनों के दोनों बॉन्ड बनाता है। और जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों, जो पहले सिग्मा बनाया और बाद में जो पाई बॉन्ड बनाया, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। तो बच्चों ये मेटल इन कार्बोनिल कंपाउंड आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है, कंफर्म करना है, और ये कभी पेपर में आ जाता है क्योंकि ये यूनिक सा टॉपिक है, अलग सा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बच्चों रब कर देता हूं मैं। तो अब यहां पर क्या करते हैं, हमें ये टॉपिक रब कर दिया हमने, यहां पर बता दिया कि क्या करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक छोटा था साइड मैंने, कलर व्हील का। कलर व्हील क्या होता है, कलर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये ऑरेंज होता है जो ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, येलो होता है, ये ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है, और ये वॉयलेट होता है, और ये रेड होता है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कलर व्हील इस प्रकार होता है। तो कलर व्हील का फंडा ये है बच्चों कि जो एब्जॉर्ब होता है, ऑब्जर्व नहीं, एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि लाल रंग कोई चीज में एब्जॉर्ब हो गया, यहां पर लाल रंग रेड लिखा हुआ है मैंने, यहां ये इसकी वेवलेंथ का कोई कलर एब्जॉर्ब हो गया, इसकी वेवलेंथ का कोई कलर एब्जॉर्ब हो गया, तो हमें कौन सा दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, ग्रीन, GR, ग्रीन कलर
अगर बच्चों वोयलेट कलर अगर वोयलेट कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है तो बच्चों हमें इसके सामने वाला कलर दिखाई देगा येलो। ठीक है, अगर ऑरेंज वेवलेंथ की जो रेडिएशन है एब्जॉर्ब हुई है तो हमें बच्चों ब्लू कलर दिखेगा, अगर ब्लू की हुई है तो ऑरेंज दिखेगा, अगर ग्रीन की हुई है तो रेड दिखेगा, अगर येलो की हुई है तो वोयलेट दिखेगा। ये होता है बच्चों कलर व्हील और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आई थिंक बच्चों पूरी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी बच्चे को या किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल कीमोफोबिया को आप सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आप इसका टेस्ट दे दो, मेरे को कब दोगे बता देना कमेंट सेक्शन में। और अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें आप बता सकते हो, अगला चैप्टर कौन सा शुरू करें। अगर आप कहते हो कि केमिकल काइनेटिक्स शुरू करना है वो कर देंगे, अगर कहते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है तो वो कर देंगे। परंतु बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले आपको ये काम करना होगा कि आप अपनी 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो बच्चों अगर चाहते हो आप कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले ये आप जरूर पढ़ लेना और इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपके छोटे भाई बहन 9वीं 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और वो साइंस से रिलेटेड है तो उन्हें ये चैनल के बारे में बताओ ताकि वो इसको सब्सक्राइब कर इसका फायदा उठा सके। थैंक यू बच्चों।